संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया बताइएगा। वैसे यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ठीक है ना, एक सेकेंड हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। संसद सत्रावसान विघटन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको एक मैं बात बताता हूं। एक ऐसा छोटा सा बच्चा था जो जब स्कूल जाता था ना, तो उसको बैठने के लिए उसकी चेयर नहीं दी जाती थी। कहा जाता था अपने घर से बोरा लेकर के आओ और तब तुम बैठोगे। अगर उस बच्चे को प्यास लग जाती थी ना, तो प्यास लगने की भी स्थिति में उसको पानी तो कम से कम कोई लोग नहीं पूछते थे, पिलाते थे। वो बच्चा कह भी देता था ना पानी पीना है, तो पानी पिलाने के लिए चपरासी ही बस पानी पिला सकता था। कोई बच्चा अपना उसको बोतल आगे नहीं बढ़ाता था ना, खुद वहां जो मास्टर क्लास में खड़े रहते थे वो उसको पानी पिलाते थे। नहीं, वो भी नहीं पिलाते थे। चपरासी वो भी ऐसे ऊपर से ऐसे पानी डालते थे कि ऐसे करके तुम पानी पी लो। और चपरासी जिस दिन अब्सेंट हो जाए, वो बच्चा रोते हुए भी कई बार घर आया और उसने आगे चल के बताया कि मैं प्यासा भी आ गया था स्कूल से। और ये किसी बड़े बुजुर्ग के साथ नहीं, बच्चे के साथ हो रहा था। इतने संघर्षों के बाद भी आगे चलकर वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बने, जो हमें हम लोगों का संविधान दिए। संघर्ष हम और आप नहीं कर रहे हैं, संघर्ष सभी कर रहे हैं अपने जीवन में। तभी तो मैं हमेशा कहता हूं, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो लड़िए अपने हिस्से का संघर्ष, और एक दिन उस पवित्र भूमि के, अंबेडकर जी की भूमि के, भारत भूमि के पवित्र लाल बन करके उभरिए आप। यही आपसे मेरी इच्छा है। चूंकि ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे लगा यार अंबेडकर जी की इस घटना का वर्णन तो करना ही चाहिए। समझ रहे हो ना? इसलिए यार सब लोग अपने हिस्से का युद्ध लड़िए। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन किस अनुच्छेद में है बताओ। सर देखिए, बहुत क्लियर सी बात है। अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 93, इसमें क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन है। ठीक है सर। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 106, इसमें जो संसद सदस्य हैं, संसद सदस्य का वेतन, संसद सदस्य का वेतन का वर्णन है और भत्ते का वर्णन है, भत्ते का वर्णन है। अनुच्छेद 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्ला। अनुच्छेद 100 में कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का वर्णन होता है। कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का वर्णन होता है। ठीक है ना? वो जो लोकसभा के स्पीकर अपना निर्णायक मत देते हैं वो होता है। ठीक है ना? अगले पॉइंट पे आते हैं लल्ला और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी से लेके रेलवे, बिहार से लेके कर्नाटक, उड़ीसा से लेके तमिलनाडु, किसी राज्य का पेपर दे दो, रेलवे एसएससी का पेपर दे दो, ये छोटे क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। कौन सा खेल, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा कप, कौन सा खेल से, किस खेल में कितने खिलाड़ी। अगर यही पूछता है ना तो एसएससी सीजीएल से लेकर के ना एमटीएस लेवल तक पूछता है। ग्रुप डी रेलवे से लेकर ना एनटीपीसी तक यही सब पूछता है। चलो आंसर करो, खतरनाक ढंग से थोड़ा बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आजा भाई, एक तो इन सबको मिटा दें थोड़ा। हाँ, अब चलो इसका आंसर करो कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। वो रखा तो है, लेते जाओ। ठीक है ना? अरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया? अगला हट, एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहां ये? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। ठीक है ना? इस क्वेश्चन, सर ये वाला बेसबॉल कर दीजिए, ये वाला वॉलीबॉल कर दीजिए, सर ये वाला कबड्डी कर दीजिए, ये वाला सर क्रिकेट कर दीजिए। हो तो क्या कोई आंसर नहीं है? अरे काहे नहीं आंसर है? 6। सही कह रहे हैं कि नहीं? वॉलीबॉल में भी 6, इसमें भी आपके आइस हॉकी में भी 6, रग्बी फुटबॉल में 15, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, खो खो में 7। ठीक है ना? खो खो में भी अक्सर कबड्डी, बास्केटबॉल और आपके नेट बॉल,
ये सब आपके साथ ही होते हैं, बास्केटबॉल, कबड्डी और नेटबॉल। तो यहां लिख ही दो यार बास्केटबॉल, नहीं कई बार लोग ये सब भी पूछ देते हैं, बास्केटबॉल और नेटबॉल, ठीक है ना, नेटबॉल ये हो गया, ठीक है लला, नेटबॉल ये भी हो गया आपके। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फास्फोरस 23 का चिकित्सकीय उपयोग है, चर्म रोग होगा यहाँ पे, चर्म रोग, ठीक है ना, चर्म रोग उपचार में, ल्यूकीमिया के उपचार में, या विकिरण चिकित्सा में, किसमें किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। मतलब छोटी सी प्रोसेस है। देखो चर्म रोग जो स्किन डिजीज होती है ना, और इसमें राइट आंसर इसका ल्यूकीमिया है, ठीक है ना। रेडियो फास्फोरस और कोबाल्ट 60 इसमें प्रयोग, ये जो 2 वर्ड मैंने बोला है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग रेडिएशन वाले में करते हैं, और फास्फोरस, लेकिन फास्फोरस कौन सा, रेडियो फास्फोरस, और आपके इसका तो ल्यूकीमिया में आपके उपचार में फास्फोरस 23 का, ल्यूकीमिया उपचार में ये, और रेडियो फास्फोरस, चर्म रोग उपचार में कोबाल्ट 60, विकिरण उपचार में फास्फोरस से याद आया। वो कई बार ऐसे पूछता है कि दिया सलाई के ऊपर कौन सा केमिकल लगा होता है, रेड फास्फोरस लगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया लल्ला, ए ऑप्शन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मुंबई और पुणे के बीच स्थित कौन सा दर्रा है। मतलब यहां पे आपको जियोग्राफी याद होना चाहिए, ठीक है ना। देवेंद्र बघेई कह रहे हैं सर आई लव यू टू, लेकिन आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, इंसानियत से, लड़का हूं लड़का से प्यार करता हूं, ऐसी वाली बात नहीं है। वैसे हूं देख रहा हूं रोबोट बच्चा पैदा कर रहा है। आज द 10 मिनट्स तो उसी मुद्दे पे है, देखिएगा आप लोग, मजेदार है। मुंबई और पुणे के बीच स्थित है पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, असीरगढ़ दर्रा या फिर भोर। असीरगढ़ इसमें बहुत, एक तुम लोग हिस्ट्री में पढ़े होगे असीरगढ़ का युद्ध, ये अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध था, असीरगढ़ युद्ध 1601 में अकबर ने इसको लड़ा था, ये अकबर के जीवन का। असीरगढ़ दर्रा जानते हो कहां पड़ता है, नर्मदा और ताप्ती नदी को ये जोड़ता है, नर्मदा और ताप्ती नदी को जोड़ता है असीरगढ़ दर्रा। और यही असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध था, और यह युद्ध लड़ा किसने था, अकबर वर्सेस मीरन बहादुर, अकबर वर्सेस मीरन बहादुर। इसमें हारा मीरन बहादुर था और जीता अकबर था। अकबर वैसे अपने जीवन का कोई युद्ध हारा नहीं था। भोर घाट दर्रा की अगर हम लोग बात कर लें तो यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है ना। किसको जोड़ता है, मुंबई और पुणे को, यह बात याद रखिएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई, मुंबई और नासिक, ये जो है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है थालघाट, और ये जो है नीलगिरी अन्नामलाई, नीलगिरी पर्वत को किससे जोड़ देता है, अन्नामलाई पर्वत से, मतलब उनके बीच में अन्नामलाई, इनको जोड़ देता है। तो पालघाट, थालघाट, भोर घाट, असीर घाट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट। सर वर्ल्ड जियोग्राफी, तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत आ जाए, मतलब ये तो खैर इंडियन जियोग्राफी है, क्यों कहूं। देखो यार, जो जैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता है मैं उस तरीके से पढ़ना चाहता हूं, और क्या कहूं। निम्न में से किसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, बताओ किसका कार्यकाल निर्धारित नहीं। अब ये कार्यकाल भी किसमें, उम्र के हिसाब से नहीं। ऐसे तो 65 वर्ष आयु निर्धारित है, लेकिन होता है ना 6 वर्ष कार्यकाल, मतलब ये वाला वर्ष वाला कार्यकाल, ये वर्ष वाला, न कि मैं उम्र वाला पूछ रहा हूं, उम्र वाला मैं नहीं पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन का कतई मतलब उम्र वाले से नहीं है, जैसे होता है ना 6 वर्ष या 5 वर्ष, वो वाले कार्यकाल से मतलब है कि कौन अपने कार्यकाल का, किसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। यार इसमें तो सब निर्धारित लग रहा है। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये तो निर्धारित है कि 65 वर्ष आयु, 65 वर्ष आयु, लेकिन ये नहीं है कि 6 वर्ष या 5 वर्ष। ए ऑप्शन, ठीक है ना। ये इनका है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, लेकिन इनका कोई 6 वर्ष 5 वर्ष नहीं है, 65 वर्ष की आयु है। 10-20 साल जज बने रह जाएं तो बने रह जाएं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का
निर्धारित नहीं होता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल न्यायाधीश है, मैं मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं। अगले पॉइंट पे आएंगे। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? नमस्कार नमस्कार, रोबोट आ गए हमारे। उगादी पर्व दबा दिए आप तो। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सोच समझ के बताएंगे। अभी हरियाणा में कुछ दिन पहले ही मैं अपने एक मित्र के यहां गया था, तो वहां गोगा नवमी मनाया जा रहा था। गोगा नवमी पर्व, ठीक है ना, गोगा नवमी। अब गोवा में जाओगे तो वहां एक बड़ा अच्छा पर्व मनाया जाता है, सनबर्न महोत्सव। एक को मनाया जाता है चिकल कालो, भगवान श्री कृष्ण जी जो मिट्टी में खेलते थे बचपन में, उसको समर्पित है चिकल कालो। मेघालय अगर पहुंच जाओगे तो जो अक्सर पेपर में आता है नोग क्रम, ठीक है ना, वैसे नोग क्रेम भी लिख के आता है। पिछले बार के एमटीएस के 2024 के पेपर में यही पूछा था, मेघालय का नोग क्रेम। बचा क्या सर? उगादी। आंध्र प्रदेश आइए ना, आनंद मनाते हैं उगादी त्योहार में, ठीक है ना। तो ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला आ जाओ आ जाओ। विश्व की इस्पात की नगरी कौन है? जमशेदपुर, टूला, यावाता, या अभी कोई हमसे कह रहा था कि सर वो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाइए। लीजिए वर्ल्ड जियोग्राफी, कर लीजिए आंसर। सर आंसर है पिट्सबर्ग। विश्व की इस्पात की नगरी पिट्सबर्ग। लेकिन भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, टूला रूस का पिट्सबर्ग, रूस का पिट्सबर्ग टूला को कहा जाता है। और जापान का पिट्सबर्ग, जापान का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? यावाता को कहा जाता है। ऐसे ही भारत का मैनचेस्टर, भारत का पिट्सबर्ग, भारत का डेट्रॉयट, ऐसे ही 36 तो हैं। अब याद रखोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं याद रखोगे तो जय श्री राम, हलवा पूड़ी लंगड़ा आम खा के आराम करिए। अब गर्मी का दिन आ गया, लंगड़ा आम बिकेगा। लंगड़ा आम का जीआई टैग किसके पास है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी के पास। अच्छा हाँ, एक बात और बता दें, आज शहनाई का जीआई टैग दिया गया है बनारस को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसको बजाते थे। शहनाई का जीआई टैग आज बटा है, दिया गया है। कल मैं सुबह के 8 बजे के करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल सुबह। आइए अगले।